बताइएगा। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बनाया गया था? हाँ सही है, 1943 अक्टूबर। अरे बता रहे हैं तो बता रहे हैं। हम लोग मिशन पर मिशन मानिए आप। अगला बताइएगा, आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम कौन कौन है? गांधी, नेहरू और सुभाष। हाँ ठीक है, ये जो है सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। अब महिलाओं के लिए अलग ब्रिगेड है, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार आया था सीजीएल में, यही वाला है ना। हाँ, महिलाओं के लिए कौन से ब्रिगेड की स्थापना की गई थी? चारों नाम था और लक्ष्मीबाई नाम। ठीक है, अगला बताइएगा, आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे के झंडे की भांति था, जिस पर किसका चिन्ह था? हाँ सही है, दहाड़ता हुआ। हाँ, दहाड़ता हुआ शेर का चिन्ह था। अगला बताइएगा, जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को कब सौंप दिया? 43 में, 8 नवंबर 1943। बताइएगा। हाँ 43 में। अगला बताइएगा, नेताजी ने इनका नाम अंडमान और निकोबार को क्रमशः क्या रखा? हाँ सही है, ठीक है, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अगला बताइए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, ठीक है, और 23 जनवरी। हाँ जनवरी, 23 जनवरी को हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा। हाँ 1897। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो जाते हुए किस द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस मारे गए? हाँ सही है, फॉर्मूसा द्वीप के बाद 18 अगस्त 1945। हाँ लेकिन ये जो है प्रमाणिक नहीं है। हाँ ये तो प्रमाणित नहीं। अगला बताइएगा, आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वे अधिकारी कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू था, हाँ पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां। हाँ मेजर शाहनवाज खां 3। ठीक है, और वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी थी। अगला बताइएगा, आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से किसने पैरवी की थी? हाँ ठीक है, हाँ ये थे तेज बहादुर सप्रू, भोला भाई देसाई और केएन काटजू। केएन काटजू, फिर से बोलते हैं, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और केएन काटजू, ये सभी ने पैरवी की थी आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से। अगला बताइएगा, वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कब कर दी? 20 फरवरी 46। ठीक है, 20 फरवरी 1946। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शिविर फैल गई। इसमें लगभग कितने सैनिकों ने भाग लिया था? हाँ 5200। ठीक है, 5200 सैनिकों ने भाग लिया था। अगला बताइएगा,
नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बंबई में किस नामक जहाज के सैनिकों द्वारा किया गया था? सही है, हाँ, INS तरवार। ठीक है, 5000 सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए, है ना, जिन्होंने बराबरी की मांग की थी। ठीक है, अगला बताइएगा। प्रधानमंत्री एटली ने कब भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्काल ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की? हाँ, सही है, 15 फरवरी 1946। और दिल्ली कब पहुंचा कैबिनेट मिशन? 46 में। तो मेन डेट पूछता है इसमें। 24 मार्च। सही है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच गया, है ना। और 15 फरवरी 1946 को घोषणा किया भेजने का, है ना, प्रधानमंत्री इटली। अगला बताएगा, कैबिनेट मिशन के शिष्टमंडल के सदस्य कौन कौन थे? 3 व्यक्ति थे, तीनों अंग्रेज। ठीक है, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स ये थे अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड का, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव एवं एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है, अगला बताइएगा, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? सही है, पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। अगला बताइएगा, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? 6 जून। हाँ, 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था, जबकि कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? ठीक है, 25 जून। हाँ, 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। अगला बताएगा, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से कितना स्थान प्राप्त किया? सही है, 205। और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से कितना? सही है, 73 स्थान प्राप्त किए। और कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। अगला बताइएगा, मुस्लिम लीग ने कब सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? 16 अगस्त 1946। ठीक है, और सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? हाँ, शहीद सुहरावर्दी। हाँ, शहीद सुहरावर्दी थे। ठीक है, अगला बताएगा, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई? सही है, 3 जून 1947 को। अगला बताएगा, माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कब स्वीकार किया गया? हाँ, 3 जून 1947 को ही। ठीक है, अगला बताइएगा, 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में किसने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया? हाँ, गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था। ठीक है, और इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? सही है, अबुल कलाम आजाद, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे, लेकिन वो इसका समर्थन कर दिए। ठीक है, अगला बताइएगा, इस पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा था? हाँ, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, अगला बताइएगा, गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने सर्वसम्मति से पास न हो सका। कितना सदस्य ने उनके खिलाफ वोट दिया और वे तटस्थ रहे? सही है, 161। ठीक है, अगला बताइएगा,
कैबिनेट मिशन प्रस्ताव का विरोध करने वाले कौन कौन नेता थे? ये थे सिंध कांग्रेस के नेता। उनका नाम क्या है? ये थे चौथराम भिडवानी। हाँ, चौथराम भिडवानी। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ये थे डॉक्टर किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान। ठीक है। अगला बताइएगा, मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए कब दिल्ली में बैठक बुलाई गई? हाँ, 10 जून 1947 को बुलाई गई थी। ठीक है। और लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया। ठीक है। मुस्लिम लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से कितना सदस्य ने इसका विरोध किया? मात्र 10। बाकी सब विभाजन चाहते थे। ठीक है। क्यों? 6 बजे से अब दीपावली के बाद। हाँ, यही तो। हाँ, यही तो 5 तारीख बुक यही चलता है। लुसेंट और यूनिटेरियन और स्टेट चलता है 50 नंबर। सब चिराते हो, सब विषय। ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक को कब पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 को। ठीक है। अगला बताइएगा, बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा कब पास किया गया? डेट ही बताना है। 47 तो ही है। 15 जुलाई। ठीक है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कब पास किया गया? 16 जुलाई। 16 जुलाई है ना? है ना? बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पास कर दिया गया और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा बिना कोई संशोधन के पास कर दिया गया। ठीक है। अगला बताइएगा, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर कब हुए? हाँ, सही है, 18 जुलाई 1947 को। और इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन का गठन हुआ, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। और दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। ठीक है। अगला बताएगा, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? सही है। हाँ, सही है, जॉर्ज फर्स्ट थे। हाँ। अगला बताइएगा, किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को। ठीक है। और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी। हाँ, सम्मिलित हुई थी। अगला बताइएगा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया? नहीं, यह है 27 मार्च। 27 मार्च 1947। ठीक है। अगला बताइएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जेबी कृपलानी। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, क्लीमेंट एटली। किस पार्टी के थे? हाँ, लेबर। हाँ, लेबर पार्टी के थे। ठीक है। अगला बताइएगा, अगला बताइए, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने कर दी? सही है, बैकुंठ शुक्ल ने कर दी। अगला बताइएगा, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे?
महात्मा गांधी। ठीक है। और हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। हाँ, घनश्याम दास बिड़ला थे, संस्थापक अध्यक्ष थे, जबकि संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दिया, 25 और 30। ठीक है, 1925 1930। अगला बताइएगा, बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने किस अधिवेशन में दिया था? ठीक है, कराची अधिवेशन 1943। 43। हाँ। अगला बताइएगा, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जॉर्ज ह्यूल। अगला बताइएगा, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका है? सही है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, डंडा फौज का गठन किसने किया था? हाँ, किसने किया था? चमनदेव। पंजाब में किया था चमनदेव। ठीक है, डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदेव ने किया था। हाँ, आदमी का नाम है। ठीक है। अगला बताइएगा, दीन बंधु मित्र नाटक नील दर्पण में नील के खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है उसमें। अगला बताइएगा, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? हाँ, मजहर उल हक। हाँ, मजहर उल हक। ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? रामास्वामी नायकर। हाँ, रामास्वामी नायकर। ठीक है। अगला बताइएगा, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? दयाल दास। हाँ, दयाल दास ने की थी। ठीक है। अगला बताइएगा, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर। हाँ, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। और देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक ये थे शिव नारायण अग्निहोत्री। हाँ, शिव नारायण अग्निहोत्री। और तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? सही है, कलकत्ता में स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला बताइएगा, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारारेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुछ ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग नियत होता है। यह कौन सा नियम है? यह बर्नौली का प्रमेय है। ठीक है, बर्नौली का प्रमेय। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस यंत्र से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है? हाँ, वेंटूरीमीटर या वेंचुरीमीटर भी कह सकते हैं। अगला बताइएगा, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। हाँ, उसे प्रत्यास्था कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा, विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता की सीमा है ना, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। ठीक है। अगला बताइएगा, किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल में वृद्धि स्मॉल एल होती है तो स्मॉल एल बाई कैपिटल एल को क्या कहते हैं? सही है, उसे विकृति कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सही है, प्रतिबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यंग मापांक। हाँ, यंग मापांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला बताइएगा, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, यह कौन सा नियम है? हाँ, सही है, यह है हुक का नियम। प्रत्यास्थता की सीमा में
किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह हुक का नियम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रत्यास्था गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? सही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। अगला बताइएगा, यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्था गुणांक को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्था गुणांक। हाँ, यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक बाई बराबर क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है। अगला बताइएगा, यदि विकृति आयतन में हो तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, यदि विकृति आयतन में हो, ठीक है, उसमें क्या था? यदि विकृति तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्था गुणांक। अब अगला है, यदि विकृति आयतन में हो तो उसे कहते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक। हाँ, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है। अपरूपण विकृति के लिए दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अपरूपण विकृति के लिए इसे क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी पिंड की साम स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? हाँ, दोलन या कंपन गति। हाँ, दोलन या कंपन गति कहते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा, दोलन करने वाले कण का अपनी साम स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम स्थिति से अपनी दूसरी ओर जाना और पुनः साम स्थिति में वापस लौटना क्या कहलाता है? हाँ, एक कंपन या कंपन, एक दोलन या कंपन कहलाता है। ठीक है। अगला बताइएगा, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, आवर्त काल। आवर्त काल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अगला बताइएगा, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसका क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। और आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है। अगला बताइएगा, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तो वह त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति को क्या कहते हैं? उसे सरल आवर्त गति कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है। बताएगा, सरल आवर्त गति करने वाले कण किस स्थिति में उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है? कोई बल? हाँ, मध्यमान की स्थिति। हाँ, सही है, मध्यमान स्थिति में जब रहेगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है। अगला बताइएगा, सरल आवर्त गति करने वाले कण जब किस स्थिति में होगा तब उसका त्वरण अधिकतम होगा? हाँ, हाँ, अंत बिंदुओं पर। हाँ, अंत बिंदुओं पर होगा। ठीक है। अगला बताइएगा, गतिज ऊर्जा शून्य होती है कब? अंत बिंदुओं पर। हाँ, अंत बिंदुओं पर गति ऊर्जा शून्य होती है और स्थिति ऊर्जा महत्तम होती है। हाँ, अंत बिंदु पर ही होती है और वेग भी शून्य होता है अंत बिंदु पर। ठीक है। और स्थिति ऊर्जा शून्य किस स्थिति में होती है? मध्यमान स्थिति। मध्यमान स्थिति में। ठीक है। और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है मध्यमान स्थिति में। ठीक है। जैसे इस तरह से लोलक, जैसे वो लोलक है ना, ये लोलक इधर उधर हो रहा है तो नीचे वाला जो हुआ आपका क्या हुआ? मध्यमान स्थिति। और ये हो गया अंत बिंदु, इधर यहाँ अंत बिंदु हुआ तो अंत बिंदु इधर यहाँ पर क्या हो जाता है? रुक जाता है। और जो सबसे ज्यादा जो स्पीड रहता है वहां सबसे नीचे में रहता है मध्यमान स्थिति में, और अंत बिंदु में उसका स्पीड लो रहता है। और स्थिति ऊर्जा सबसे ज्यादा वहां रहेगा क्योंकि उसमें हाइट आ जाता है और नीचे क्या हो जाता है? लटक जाता है, इसलिए उसमें हाइट 0 हो जाता है। तो इसलिए स्थिति ऊर्जा शून्य और वहां अंत बिंदु पर स्थिति ऊर्जा अधिकतम होता है। ठीक है। अगला बताएगा, यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे के पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो इस समायोजन को क्या कहते हैं?
उसी को कहते हैं सरल लोलक। हाँ, सरल लोलक कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम घड़ी वही है। ठीक है, अगला बताएगा। हाँ हाँ, यही है। अगला बताएगा, सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है? हाँ सही है, 2π√L/G। एल जहाँ है डोरी की लंबाई और जी है हाँ गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, यदि लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि एल जो है टी के समानुपाती है। ठीक है, और जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगला बताइए, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे क्या होगा? झूला का आवर्तकाल घट जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगा। हाँ, आवर्तकाल घटेगा, जल्दी जल्दी करना लगेगा, समझे? हाँ, आवर्तकाल घटना का मतलब कि वो जल्दी जल्दी से इधर उधर होने लगेगी। ठीक है, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा। नेक्स्ट है, क्या आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि झूला झूलने वाली लड़की के बगल में यदि कोई दूसरी लड़की आ जाती है तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी से ऊपर या नीचे ले जाएं तो घड़ी के आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाता है, क्योंकि स्मॉल जी क्या होगा? घट जाता है ना। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी के मान में कमी आती है, तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। ठीक है, कहाँ पे दूर पर क्या होता है? जी महत्तम होता है, तो महत्तम होता है तो टी क्या होगा? घटेगा, टी घटेगा ना, टी घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगला बताएगा, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो क्या होगा? हाँ, जी जी क्या हो जाता है? वहाँ जीरो हो जाता है, तो जीरो से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, और उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगा। ठीक है, अगला है, गर्मियों में लोलक की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ रहा है यानी धीरे धीरे ऐसे होता था, यानी क्या हुआ? सुस्त हो गया। हाँ, सुस्त हो गया, घड़ी सुस्त हो जाता है गर्मी में। ठीक है, और सर्दी में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। ठीक है, सर्दी में उल्टा हो जाता है, ठीक क्या हो जाता है? घट जाता है, तो घट जाएगा तो जल्दी जल्दी से सोने लगा, यानी कि आवर्तकाल उसका क्या हो गया? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला है, बताइएगा, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? हाँ, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि जी घट रहा है तो आवर्तकाल बढ़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना है? सही है, 1/6 गुना है। ठीक है, अगला बताइएगा, धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या किया? खारिज कर दिया, कि नहीं होगा भाषा के आधार पर गठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया? हाँ, पोट्टी श्री रामुल्लू। हाँ, पोट्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कितना दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू की मृत्यु हो गई? 58 दिन। हाँ, 58 दिन।
वो तो थे जतिन दास, है ना। अगला क्वेश्चन है, रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी, और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हो गया? सही है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। ठीक है, यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, कर्नूल थी, है ना। हाँ, कर्नूल। अगला बताइएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है, और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? ये थे हृदयनाथ कंजूरू और सरदार के.एम. पणिकर। हाँ, के.एन. पणिकर और हृदयनाथ कुंजूरू। अगला बताइएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? 1956 में। हाँ, 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था 1953 में, लेकिन पास हुआ 1956 में। अगला बताइएगा, अगला बताइएगा, नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां भारत को सौंप दी। ये कौन कौन सी बस्तियां थी? ठीक है, यानाम, ठीक है, पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत सौंप दिया। ठीक है, किसने सौंप दिया? फ्रांस सरकार ने। ठीक है, 28 मई, ये नवंबर 1954 का, अलग अलग डेट में किया हुआ तो सबका नहीं दिया होता। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गया। इसके बाद इन सभी को मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। सही है, पांडिचेरी। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत सरकार ने कब गोवा, दमन व दीव को मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्णाधिकार कर लिया? सही है, 18 दिसंबर 1961। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बनाया गया? ठीक है, 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला बताइएगा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य, कितने संघराज्य क्षेत्र हैं? ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ठीक है, प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 है। और क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला बताएगा, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा कोई केंद्रीय मंत्री, मनोनीत केंद्रीय मंत्री ही क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः यह कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है, किंतु यह संवैधानिक निकाय नहीं है। सांविधिक है पर संवैधानिक नहीं है। ठीक है, अगला बताइएगा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? सही है, नई दिल्ली। अब मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का इलाहाबाद, और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई, और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई। ठीक है,
अब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता। ठीक है, बताइएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र किस क्षेत्रीय परिषद में है? सही है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। अगला बताइएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव, दादर व नगर हवेली किस क्षेत्रीय परिषद में? सही है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। अगला है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम कब 1971 द्वारा किया गया था। हाँ, 1971, और यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया था। इसमें सदस्य देश कौन कौन है पूर्वोत्तर परिषद में? पूर्वोत्तर में नागालैंड, सिक्किम, ठीक है, हाँ सही हो, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है, और 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का कैमा सदस्य बना? 8वां सदस्य बना। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्य सहित वही और क्षेत्रीय परिषदों के हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य, चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत है? हाँ सही है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ सही है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, और बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? ठीक है, एकल नागरिकता। किस भाग में है नागरिकता? 2 और अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11 है। अगला बताएगा नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? बताइए। हाँ, पंजीकरण, पंजीकरण ठीक है। हाँ, भूमि विस्तार, सब तो बोलिए देते है ना। पहला हो गया जन्म से, है ना, दूसरा हो गया वंश परंपरा द्वारा, ठीक है, सुन लीजिए एक बार, जन्म से, दूसरा वंश परंपरा द्वारा, तीसरा देशीकरण द्वारा, फिर चौथा पंजीकरण द्वारा, पांचवा भूमि विस्तार द्वारा, है ना। जैसे कोई नया भूमि जो है भारत में ऐड कर दिया गया, हाँ हाँ वो समझौता हुआ था, तो जो भी क्षेत्र आ जाएगा भारत में, वहाँ के जो रहने वाले लोग होंगे वो भारत के निवासी कहलाएंगे, हाँ नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, भूमि विस्तार के तहत है, हाँ हाँ हाँ, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह 6 माह, हाँ पहले 6 माह थे, ठीक है, अब हो गया 5 साल हो गया। ठीक है, हाँ पंजीकरण, पंजीकरण के माध्यम से। ऐसा तो कैसे फिर भी यहाँ रहना पड़ेगा, हाँ राजनयिक के बच्चा ये सब रहता है, हाँ वो सब का बात, हाँ जो राजनयिक को एम्बेसडर सब होता है ना वहीं रह जाता है, जैसे यहाँ रहा ढेर दिन है उसको मन लगने लगा तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, भारत में जन्म हुआ था। चलिए अगला बताइएगा, बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? सही है, रमेश पवार। नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सही है, आयुष मंत्रालय। अगला बताइएगा, हाल ही में
किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक मिशन मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? 2 देश है। जापान, आइसलैंड। सही है, आइसलैंड और जापान। अगला बताएगा, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रधान स्थान प्राप्त हुआ है? सही है, मध्य प्रदेश। अगला बताएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोरपैट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? CORPAT। सही है, थाईलैंड। अगला बताएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? सही है, चीन। अगला बताएगा, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, न्यूजीलैंड। अगला बताएगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? ऑप्शन दे, मेगन मार्कल, कल्की कोचलिन, शकुर राथेर, अनुपम खेर। हाँ ठीक है, शकुर राथेर। अगला बताएगा, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। किस विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? सही है, भारत। अगला बताएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फिर से बोले, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यह ऑकलैंड। ऑकलैंड, ठीक है। अगला बताएगा, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? पुदुचेरी। हाँ, दूसरा है, हाँ, गोवा है पहला। अगला बताएगा, हाल ही में, हाँ, पहला लक्षद्वीप है गोवा राज्य। हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही है, डेवी हेबिट। अलग बताइएगा, किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया? हाँ, एंड्रिया मेजा। ठीक है। अलग बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? हाँ सही है, तमिलनाडु। अगला बताइए, किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही है, अमर्त्य सेन। अगला बताइए, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की? केरल। ठीक है। अगला बताइएगा, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, रजनीकांत। हाल ही में किस देश में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया? सही है, अमेरिका। आईपीएल में 350 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गया? क्रिस गेल। ठीक है। अगला बताइएगा, ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? एटलेटिको मैड्रिड। अगला बताइएगा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई? उत्तर प्रदेश। अगला बताइएगा, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया? ठीक है, ओमान। अगला बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? सही है, कर्नाटक। अगला बताइएगा, फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट एवं अन्य 18 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया? सही है, हाँ सही है, PSLV-C 51। हाँ 51। अगला बताइएगा, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बोर्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन है? गाजियाबाद। ठीक है। अगला बताइएगा, हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश। अगला बताइएगा, भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? चंडीगढ़। अगला बताइएगा, भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहां की गई?
मुंबई से। हाँ महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला बताइएगा, WHO द्वारा शुरू की गई E25 का संबंध किससे है? सही है, मलेरिया उन्मूलन से। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला बताएगा, किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? केरल। हाँ केरल सरकार, ठीक है। नाइजर के राष्ट्रपति कौन है? यह नाइजीरिया के अहमदो महामदो, नाइजीरिया के, नाइजर के हैं मोहम्मद बाइजुम, और वियतनाम के राष्ट्रपति हैं गुएन जुआन फुक। हाँ गुएन जुआन फुक, ठीक है। अगला बताइएगा, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन, रॉबर्ट इरविन, दुष्यंत चौटाला, माइकल ब्लूमबर्ग। सही है, रॉबर्ट इरविन। अगला बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देते हैं। हाँ सही है, अमेरिका, ठीक है। अगला बताइएगा, किस शहर को साइंस सिटी में बदलने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? नहीं, इधर है दक्षिण भारत के, या देहरादून। सही है, देहरादून। अगला बताइएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? सही है, सही है, 16 मार्च। अगला बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम? एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। हाँ, एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल, हाँ 7 अप्रैल, ठीक है। अगला बताइएगा, विश्व वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? ठीक है, 6.8। अगला बताइएगा, जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहां से की गई है? उड़ीसा, ठीक है। अगला बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक की 2 योजनाएं शुरू की है? असम, असम, ठीक है। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? सही है, बिल गेट्स। अगला बताइएगा, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश संयुक्त रूप से है? 2 देश, यह न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ठीक है। जबकि भारत का इस सूचकांक में स्थान है 86, ठीक है। अगला बताइएगा, बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है? 6, ठीक है। अगला बताइएगा, ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकृत करने की योजना है? सही है, दिसंबर 2023। अगला बताइएगा, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? हाँ ठीक है, प्रियंका मोहिते। हाँ प्रियंका मोहिते, ठीक है। अगला बताइएगा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में है? सही है, कोलंबिया। अगला बताइएगा, सिपरी द्वारा जारी हाल के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान क्या है? तीसरा, ठीक है। अगला बताइएगा, किस देश में स्थित नंताज नाभिकीय संयंत्र में सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया है? ऑप्शन दे, सऊदी अरब, ईरान, इराक, वेनेजुएला। सही है, ईरान। अगला बताइएगा, भाविनाबेन पटेल कौन सा पदक जीती है? रजत पदक। किस खेल के खिलाड़ी है? टेबल टेनिस। हाँ टेबल टेनिस, हाँ ठीक है, पैरा एथलीट और टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने कक्षा 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता था। अगला बताएगा, योगेश कथुनिया कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक। इनका संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? दिल्ली से, ठीक है। इन्होंने पुरुष डिस्कस थ्रो में F5-6 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत, ठीक है। अगला बताइएगा, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस राज्य से है? हाँ ठीक है, चारों राजस्थान से कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक जीते हैं, ठीक है। हाँ, इन्होंने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में F46
स्पर्धा में रजत पदक जीता है। जबकि पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीतकर वे भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, अगला बताइएगा निषाद कुमार कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक। किस राज्य से संबंध है उनका? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ऊना हिमाचल प्रदेश। और किस खेल से संबंधित है? ऊंची कूद से संबंधित है। ठीक है, हाँ, 2.06 मीटर जंप करके एशिया रिकॉर्ड के बराबर करके रजत पदक जीते हैं। अगला है मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। कौन सा पदक जीते हैं? रजत। ठीक है, इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद T42 श्रेणी में रजत पदक जीता है। और किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था मरियप्पन थंगावेलु ने? 2016 के रियो ओलंपिक में। 20 बार तो 2021 में हुआ। अगला बताइएगा परवीन कुमार का संबंध किस राज्य से है? परवीन कुमार का हो गया सर नोएडा उत्तर प्रदेश। हाँ, और कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक। ठीक है, किस खेल में? सही है, ऊंची कूद में। अगला बताइएगा सुहास यतिराज का संबंध किस राज्य से है? सुहास यतिराज कर्नाटक, हासन कर्नाटक। ठीक है, रजत पदक जीते हैं किस खेल में? बैडमिंटन। हाँ, बैडमिंटन। ये पैरालंपिक खेलने वाले, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी, अब वर्तमान में कहाँ जिलाधिकारी हैं? गौतम बुद्ध नगर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। और 2016 में उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा सिंहराज अघाना कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य और रजत दोनों, है ना। इनका संबंध किस राज्य से है? सिंहराज अघाना हरियाणा से है ना। इन्होंने मिश्रित 550 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में रजत पदक तथा पुरुषों की P1 10 मीटर एयर पिस्टल H1 में कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, अगला बताएगा शरद कुमार कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक। इनका संबंध किस राज्य से है? सही है, मुजफ्फरपुर बिहार। और किस खेल से संबंधित है? सही है, ऊंची कूद। हरविंदर सिंह हरियाणा से। कौन सा पदक? कांस्य। कौन सा खेल? तीरंदाजी। अब मनोज सरकार कांस्य। कौन सा राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। और कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन। ठीक है, सुंदर सिंह गुर्जर कौन सा कांस्य पदक। किस राज्य से है? राजस्थान से है। और खेल कौन सा है? जैवलिन थ्रो। ठीक है, अगला बताइएगा विभिन्न खेलों में भारत के पदक। बैडमिंटन में कुल कितना पदक जीता है भारत पैरालंपिक में? 4, है ना। 2 1 1, 2 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य। ठीक है, जबकि निशानेबाजी में 5। कितना स्वर्ण, कितना रजत, कितना कांस्य? सही है, 2 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य। हाँ, 2 1 2। ठीक है, और जेवलिन थ्रो में हाँ 1 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य, टोटल 3। अगला बताएगा ऊंची कूद में 3 रजत 1 कांस्य, टोटल 4, है ना। ऊंची कूद में 4। ठीक है, और तीरंदाजी में 1 कांस्य, टोटल 1। ठीक है, और टेबल टेनिस में 1 रजत, टोटल 1। और डिस्कस थ्रो में 1 रजत, टोटल 1। ठीक है, अगला बताइएगा पैरालंपिक में पदक तालिका में 2020 में बताइएगा प्रथम स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ है? 207 टोटल है। स्वर्ण 96, रजत 7, कांस्य 51। ठीक है, और दूसरा स्थान पर? ठीक है, ब्रिटेन। सही है, 124 और 41 38 45। 41 स्वर्ण 38 रजत और 45 कांस्य। और अमेरिका तीसरा स्थान पर रहा। कितना स्वर्ण? 37 स्वर्ण और रजत 36 और कांस्य 31, टोटल 104। और रूसी पैरालंपिक समिति जो चौथा स्थान पर रही, कितना स्वर्ण जीता? 36 और रजत 33 और कांस्य 49, टोटल 118।
अब भाग कैवा स्थान पर है? 24वां। कितना गोल्ड, कितना रजत, कितना 8 कांस्य? गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 कांस्य। हाँ सही है, 5 8 6 टोटल 19। ठीक है, चलिए समाप्त हो गया। चाइना 2 अच्छे से खेलता है।